द पिरामिड एक फाउंड फुटेज स्टाइल हॉरर फिल्म है। ये कहानी मिस्र की राजधानी कायरो से 250 मील दक्षिण में फैले विशाल रेगिस्तान में दबे एक पिरामिड की खोज से जुड़े रहस्य और हॉरर के बारे में है। एक अमेरिकन आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर माइल्स होल्डन और उसकी बेटी डॉक्टर नोरा होल्डन नासा की स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से मिस्र की जियोग्राफी की 3D मैपिंग कराते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से नासा ने मंगल ग्रह की सतह पर जमे हुए पानी की परतों की खोज की थी। सैटेलाइट मैपिंग से उन्हें मिस्र की राजधानी से करीब 250 मील दक्षिण में रेत के नीचे दबे हुए एक पिरामिड का पता चलता है। जब डॉक्टर माइल्स होल्डन ने मिस्र सरकार की मदद से वहां खुदाई का काम शुरू कराया तो उन्हें वहां एक अद्भुत और नए तरह का पिरामिड मिला। इस पिरामिड में मिस्र में पाए जाने वाले दूसरे पिरामिड की तरह 4 किनारे नहीं थे, बल्कि बनावट तिकोनी थी। इसमें केवल 3 किनारे थे। ऐतिहासिक दृष्टि से यह खबर एक ग्राउंड ब्रेकिंग खोज थी जो मिस्र के पिरामिड्स की स्टडी में मूलभूत बदलाव कर सकती है। इस असाधारण खोज को कवर करने के लिए अमेरिका से एक डॉक्यूमेंट्री टीम मिस्र आती है। इस डॉक्यूमेंट्री टीम में 2 सदस्य हैं, फीमेल एंकर सनी मार्स और कैमरामैन टेरी फिट्जसिमोन्स। खुदाई वाली जगह तक पहुंचने में उन्हें थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है क्योंकि मिस्र में सरकार विरोधी आंदोलन चल रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन से पिरामिड की खुदाई का कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह डॉक्यूमेंट्री क्रू एक्सकवेशन साइट पर पहुंच जाती है और डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करती है। वे मेन आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर माइल्स और उसकी बेटी का इंटरव्यू लेते हैं जो उन्हें बतलाते हैं कि ये साइट कितनी महत्वपूर्ण है और अपनी तरह का एकमात्र है। वे आर्कोलॉजिकल सर्वे में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के इस्तेमाल के महत्व को भी समझाते हैं। डॉक्टर माइल्स और उसकी बेटी डॉक्टर नोरा के अलावे उनकी छोटी सी बाप बेटी की टीम में एक रोबोटिक्स इंजीनियर माइकल जहीर नाम का एक साइंटिस्ट भी है। माइकल जहीर नासा का एक इंजीनियर है। उसने इस एक्सकवेशन में शामिल होने से पहले नासा से एक महंगा रोवर भरोसे पर लिया है जिसका इस्तेमाल उन जगहों को एक्सप्लोर करने में किया जा सकता है जो इंसानी पहुंच से दूर हैं। अब तक पिरामिड की खुदाई में सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी एक सुबह उन्हें पिरामिड के पास एक टनल मिलती है जिसके मुहाने को प्राचीन मिस्रियों ने भारी पत्थरों से बंद करवा दिया था। ये टनल पिरामिड में घुसने का एक रास्ता हो सकता है। सभी लोग इस बात से उत्सुक हैं कि पिरामिड के अंदर क्या मिल सकता है। ये पिरामिड किस फैरो की हो सकती है। लेकिन जैसे ही एक मजदूर उस पिरामिड का पत्थर हटाता है, एक तेज धुआं उस टनल से बाहर निकलती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस धुएं की चपेट में आने से एक मजदूर की वहीं पर तुरंत मौत हो जाती है। एक्सकवेशन टीम को लगता है कि शायद ऐसा जहरीली फंगस की वजह से हुआ होगा जो टनल के अंदर नमी में पनप सकती है। हालांकि फंगस की वजह से तुरंत मौत हो जाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन जो भी हो वे साइट की खुदाई जारी रखते हैं। जल्द ही उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है कि मिस्र सरकार ने शहर में सरकार विरोधी दंगों के फैलने की वजह से सभी विदेशी नागरिकों को अपने देश वापस लौट जाने का आदेश दिया है क्योंकि दंगों की स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इसका मतलब है कि अब एक्सकवेशन टीम को वहां से वापस खाली हाथ अपने देश जाना पड़ेगा। हालांकि ये एक्सकवेशन साइट शहर और किसी दूसरी आबादी से बहुत दूर है और दंगों का असर यहाँ तक होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन सरकार भी डॉक्टर माइल्स और उसकी टीम को वापस बुला लेती है। निराशा के साथ उन्हें अब यहाँ से लौटना ही पड़ेगा। वे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जब वे उस साइट से निकलने की सारी तैयारी कर लेते हैं, रोबोटिक्स इंजीनियर माइकल जहीर उनसे कहता है कि जाने से पहले वे कम से कम टनल में रोवर भेजकर कुछ फुटेज हासिल कर ही सकते हैं। नेक काम में देरी कैसी। अगर वे खुद टनल में नहीं जा सकते हैं तो रोवर भेजकर कम से कम फुटेज तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। इसलिए वे किसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड को समझाते हैं और 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय मांगते हैं। इसके बाद वे मिस्र शहर छोड़कर चले जाएंगे। गार्ड भी थोड़ी नाराजगी के बावजूद आखिरकार राजी हो जाता है। इसके बाद माइकल जहीर रिमोट कंट्रोल के जरिए रोवर को उस टनल के अंदर भेज देता है। आश्चर्यजनक रूप से रोवर में लगे सेंसर टनल में किसी भी तरह के जहरीली हवा या फंगस की मौजूदगी की पुष्टि नहीं करता है।
रीडिंग्स के हिसाब से टनल के अंदर हवा सांस लेने लायक है। शायद पिरामिड के अंदर किसी तरह का वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद हो। वे रोवर को टनल के अंदर और अंदर भेजते जाते हैं। यहाँ उन्हें दीवार पर खुदे हायरोग्लिफ्स यानी चित्र भाषा में लिखे वार्निंग्स मिलते हैं, जो संभवतः मिस्र के पुराने देवता ओसिरिस यानी मृत्यु और उसके बाद के जीवन की देवी को समर्पित हैं। वे रोवर को और अंदर भेजते हैं। तभी अचानक कोई चीज रोवर से टकराती है। कैमरे में बस इसकी थोड़ी सी झलक दिखती है। शायद ये कोई कुत्ता हो सकता है जो टनल को खुला छोड़ देने की वजह से उसके अंदर चला गया होगा। थोड़ी देर में फिर से कोई चीज रोवर से टकराती है। इस बार ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने रोवर पर झपट्टा मारा है। इसके बाद रोवर का कैमरा फीड बंद हो जाता है और रिमोट कंट्रोल से कनेक्शन भी टूट जाता है। अब वे क्या करेंगे? रोवर को यूं ही टनल में नहीं छोड़ा जा सकता है। ये नासा का एक कीमती रोवर है जिसे नासा को रिटर्न भी करना है। इसलिए वे सभी ये तय करते हैं कि वे टनल के अंदर जाएंगे और तुरंत रोवर को रिकवर करके वापस लौट आएंगे। उनका मानना है कि रोवर टनल में ज़्यादा अंदर तक नहीं गया है और वे तुरंत उसे लेकर वापस आ जाएंगे। काफ़ी सोचने विचारने के बाद वे सभी उस टनल में उतर जाते हैं। डॉक्टर माइल्स, उसकी बेटी डॉक्टर नोरा, रोबोटिक्स इंजीनियर माइकल जहीर और डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने आई टीम जिसमें एंकर सनी मार्स और कैमरामैन टेरी फिट्सिमोन्स भी शामिल हैं। आखिर पिरामिड के अंदर की फुटेज लेने से वे कैसे मना कर सकते हैं? किसी को इस बात की भनक नहीं है कि पिरामिड के अंदर उनके साथ क्या होने वाला है। उनके दुर्भाग्य की शुरुआत हो चुकी है। टनल के जरिए पिरामिड के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें रोवर का एक हिस्सा मिल जाता है। अभी भी बाकी हिस्सा गायब है। एक कुत्ते के लिए रोवर को बीच में से नोचकर अलग कर देना असंभव सा है। पर जो भी हो, माइकल जहीर को रोवर का हर एक हिस्सा चाहिए। इसे किसी भी हाल में उसे रिकवर करना ही होगा। हालांकि पिरामिड के अंदर कई अलग अलग रास्ते अब किसी भूल भुलैया की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, पर शुक्र है कि डॉक्टर माइल्स के कमर पर एक हाई टेंशन रस्सी बंधी है जिसका दूसरा छोर पिरामिड के बाहर एक खूंटे से बंधा है। ये रस्सी उन्हें पिरामिड के अंदर कहीं भटक जाने से बचाएगा। तभी डॉक्यूमेंट्री के लिए फुटेज रिकॉर्ड कर रहे कैमरामैन टेरी फिट्सिमोन्स को पिरामिड की सीलिंग पर एक होल दिखाई पड़ता है। जब वो इस बारे में डॉक्टर माइल्स को बतलाता है तो वे सभी उस सीलिंग के ऊपर बने केबिन जैसी जगह को विजिट करते हैं। यहाँ उन्हें कई पुराने हथियार, भाले वगैरह मिलते हैं जिनमें से कुछ टूटे हुए हैं और उन पर खून के धब्बे हैं जो एक खास तरह की लाइट पड़ने पर चमकते हैं। डॉक्टर माइल्स के हिसाब से ये हथियार सेरेमोनियल नहीं है, बल्कि प्राचीन मिस्रियों ने इस पिरामिड के अंदर कोई लड़ाई लड़ी होगी। जब वे नीचे उतरते हैं तो सनी मार्स, जो डॉक्यूमेंट्री की एंकर है, नोटिस करती है कि डॉक्टर माइल्स के कमर में बंधी रस्सी टूटी हुई है। ये एक हाई टेंशन रस्सी है और यूं ही नहीं टूट सकती है। किसी ने इसे इरादतन काटा है। वे इस बात से पैनिक करना शुरू करते हैं, पर डॉक्टर माइल्स का मानना है कि वे एंट्रेंस से ज़्यादा दूर नहीं आए हैं और आराम से पीछे लौट सकते हैं। पर असल में ये उतना आसान नहीं है। हर एक जगह एक जैसी दिखती है। ऊपर से दीवार पर लिखे हायरोग्लिफ्स भी एक जैसे हैं। इसलिए वे एक रास्ता चुनते हैं और उस पर चलने लगते हैं, पर थोड़ी ही देर में फिर से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब ये तय है कि वे पिरामिड के अंदर रास्ता भटक चुके हैं। लेकिन तभी माइकल जहीर को उसके रोवर का एक दूसरा टूटा हुआ हिस्सा मिल जाता है। इसकी हालत पहले वाले हिस्से के मुकाबले ज़्यादा खराब है। रोवर पूरी तरह से टूट फूट चुका है। शायद ये कोई अच्छी नस्ल का कुत्ता रहा होगा, या फिर ये काम किसी कुत्ते का हो ही ना, ये कोई दूसरा जानवर है। तभी पिरामिड का फर्श टूटने लगता है और वे सभी नीचे गिर जाते हैं। ये एक दूसरा चैम्बर है। नीचे गिरने की वजह से रोबोटिक्स इंजीनियर माइकल जहीर जख्मी हो जाता है। उसका एक पैर बड़े से पत्थर से दब चुका है। बाकी सभी ठीक हैं। वे सब मिलकर उस पत्थर को खिसकाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं कर पाते हैं। उन्हें अब किसी भी हाल में वहां से बाहर निकलना होगा या जल्दी से जल्दी मदद बुलानी होगी। पर पहले उन्हें इस चैम्बर से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जल्दी ही सनी मार्स की नज़र सीलिंग पर बने होल पर जाती है। इस चैम्बर की सीलिंग में भी ठीक वैसा ही होल है जैसा कि उन्होंने पहले भी देखा था।
ये होल पुराने फ़ैरो ने किसी खास मकसद से बनाया है, जिसका पता सनी मार्स को तुरंत चलने ही वाला है। मदद लेने के लिए मार्स इस होल में जाने के लिए वॉलंटियर करती है। अभी मार्स ने इस होल में ज़्यादा आगे चढ़ाई की भी नहीं थी कि उसे इस तरह के होल का एक जाल सा बिछा दिखता है। शायद ये कोई वेंटिलेशन शाफ्ट हो या फिर किसी तरह का रास्ता हो। इस होल में उसे एक जानवर जैसा कुछ दिखता है जो बैठकर किसी चीज को खा रहा है। तभी वो जानवर उसकी तरफ झपटता है और वो होल से नीचे गिर जाती है। उसके चेहरे पर खरोच पड़ जाते हैं, पर कोई गहरी चोट नहीं लगती। वो सभी को बतलाती है कि होल में कोई जानवर है। उसने उसे ठीक से तो नहीं देखा, पर इतना दावे के साथ कह सकती है कि वो चीज निश्चित रूप से कोई कुत्ता तो नहीं है। हालांकि उस जानवर का आकार किसी छोटे कुत्ते की ही तरह था। तब वे उस चैम्बर से निकलने का एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं और जल्द ही डॉक्टर माइल्स की नज़र दीवार पर लिखे हायरोग्लिफ्स पर पड़ती है, जिसमें वार्निंग्स लिखी गई है, पर ठीक से नहीं कहा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है। चूँकि उनके पास यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वे उस वार्निंग की परवाह किए बगैर दीवार पर से पत्थर हटाकर एक रास्ता बनाते हैं और रोबोटिक्स इंजीनियर माइकल जहीर को पीछे छोड़कर मदद लाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें सदीद नाम के उसी गार्ड की आवाज़ सुनाई पड़ती है जिससे उन्होंने 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय मांगा था। शायद वो उन्हें ढूंढने के लिए पिरामिड में उतर आया है। तभी उन्हें किसी और के चीखने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। ये आवाज़ रोबोटिक्स इंजीनियर माइकल जहीर की है। डॉक्टर माइल्स और डॉक्टर नोरा जहीर को चेक करने के लिए वापस लौटते हैं, पर वहां पहुंचने पर देखते हैं कि जहीर वहां पर नहीं है। कोई चीज़ उसे घसीटते हुए उन्हीं होल्स में ले गई है जो सीलिंग पर बनी है। वहां पर उसके शरीर के केवल कुछ टुकड़े ही मौजूद हैं। शायद ये चीता जैसा कोई शिकारी जानवर है जो अपने शिकार को मारकर घसीटता हुआ पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर इत्मीनान से उसे खाता है। जहीर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। डॉक्टर माइल्स और डॉक्टर नोरा दोनों डरे हुए हैं, पर वापस आने पर सनी और टेरी को ये कहते हैं कि जहीर का सर 2 पत्थरों के बीच दब गया और वो मर चुका है। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की और दूसरा पत्थर उसके सिर पर लुढ़क गया। कुछ देर आगे चलने के बाद वे फिर से एक सकरे टनल से होकर गुजरते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज उनके पीछे है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। वे जल्दी जल्दी टनल में रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। टनल की दूसरी तरफ सदीद नाम का सिपाही उनका इंतजार कर रहा है। वो जल्दी जल्दी उन्हें खींचकर उस टनल से बाहर निकाल लेता है। हालांकि वे अब भी उस पिरामिड के अंदर ही हैं। गार्ड सदीद के पास एक AK-47 गन है, जिससे वो टनल की दूसरी तरफ से आ रहे जानवर पर गोलियां बरसाता है। पर वहां केवल कुछ अजीब सी दिखने वाली बिल्लियां ही हैं, जिनसे उन्हें ज्यादा खतरा नहीं है। वे केवल खरोंच ही मार सकती हैं। तभी सदीद को टनल से कुछ और चीज आती दिखती है। ये कोई बड़ी चीज है। वो टनल के नजदीक खड़ा होकर उसे देखने की कोशिश करता है, पर वो चीज इतनी शक्तिशाली है कि सदीद को अपने साथ टनल के अंदर खींच कर ले जाती है। बचे हुए लोगों ने उस चीज के पंजे ही देखे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई जानवर के पंजे थे या किसी राक्षस के। सभी घबराए हुए हैं और किसी भी हाल में बस वहां से निकल जाना चाहते हैं। ऊपर से सनी मार्स के आंखों में किसी तरह का इन्फेक्शन भी हो रहा है। ये उन अजीब बिल्लियों के पंजों से लगे खरोंचों की वजह से हुआ होगा। यहाँ डॉक्टर माइल्स को दीवार पर दूसरे हायरोग्लिफ्स भी मिलते हैं जो बतलाते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा मृत्यु और जीवन की देवी ओसिरिस के पास पहुंचने से पहले अंतिम न्याय के लिए अनुबिस नाम के देवता के पास भेजी जाती है, जो उनके दिल को उनकी आत्मा के भार से तौलता है। अगर उसका दिल और उसकी आत्मा का भार बराबर होगा तो उसे ओसिरिस के पास भेजा जाएगा, और अगर वजन कम या ज़्यादा हो तो उसे दंड दिया जाएगा। हालांकि उनके लिए ये सब बकवास है और फिलहाल पहली प्राथमिकता ये है कि किसी तरह इस पिरामिड से बाहर निकला जाए। जब वे आगे बढ़ते हैं, पिरामिड के अंदर बने एक खास तरह के सैंड ट्रैप में फंस जाते हैं। पूरा गलियारा रेत से भरने लगता है। वे किसी तरह इस रेत में दबने से बचते हैं, पर यही एकमात्र ट्रैप नहीं है। आगे भागते भागते सनी मार्स एक दूसरे ट्रैप में गिर जाती है और नुकीली लकड़ियां उसके शरीर को आर पार कर जाती है।
हालांकि वो थोड़ी देर वहां जिंदा रहती है, पर उसे उस ट्रैप से निकालने के क्रम में उसकी मौत हो जाती है। शुरू में पिरामिड के अंदर आए 5 लोगों में से अब सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं। गार्ड सदीद की भी मौत हो चुकी है। इस तरह से कुल 6 लोग पिरामिड में आए थे और अब केवल 3 ही जिंदा हैं। पर शायद अब कोई भी ना बचे। पूरे पिरामिड के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन है जो उनके शरीर को इन्फेक्ट कर रहा है। डॉक्टर माइल्स और टेरी के शरीर पर भी इन्फेक्शन फैल रहा है। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से उसी जगह पर वापस पहुंच जाते हैं जहां पर से वे शुरू में रास्ता भटके थे। यहाँ माइकल जहीर के रोवर के टूटे हुए कुछ हिस्से हैं जो अब भी बाहर मौजूद सिस्टम को सिग्नल भेज रहे हैं। टेरी इस एंटीना का इस्तेमाल करता है और डॉक्टर माइल्स की मदद से एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और इसे उस एंटीना की मदद से बाहर ट्रांसमिट करता है। उन्हें उम्मीद है कि कोई तो उनके इस मैसेज को देखेगा। डॉक्टर माइल्स इस मैसेज में कहते हैं कि जो भी उन्हें ढूंढने पिरामिड के अंदर आए तो साथ में गन भी लेकर आए। पिरामिड के बाहर निकलने के लिए वे नया रास्ता ढूंढते हैं। इसी क्रम में उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है जो उन्हें पिरामिड के सेंटर में ले जाता है। यहाँ पर एक टूम्ब है। इस टूम्ब के पास वे एक डेड बॉडी भी डिस्कवर करते हैं। इस डेड बॉडी के पास एक डायरी मिलती है। इस डायरी के हिसाब से मरा हुआ आदमी सन 1897 में इस पिरामिड के अंदर आया था। साफ है कि उनके पहले भी इस पिरामिड में कोई आ चुका है। वे आधुनिक दुनिया के पहले इंसान नहीं हैं जो इस पिरामिड में आया हो। डायरी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यही बेरियल चैम्बर इस जगह से निकलने का रास्ता है। तभी वो क्रीचर डॉक्टर माइल्स पर हमला करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये देखकर टेरी और डॉक्टर नोरा अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, पर भाग कर जाएंगे कहाँ? आखिर में उन्हें भी कभी न कभी उस जानवर का शिकार होना ही है। ऊपर से यहाँ से भागने का कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए टेरी छुपते रहने के बजाय मरने से पहले उस राक्षस की फुटेज रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। वो अपने कैमरे का इंफ्रारेड मोड ऑन करता है और वापस उसी बेरियल चैम्बर की तरफ बढ़ता है। तब वो देखता है कि वो क्रीचर डॉक्टर माइल्स के हार्ट को निकालकर उसकी आत्मा के भार से उसे तौल रहा है। हार्ट निकाल लिए जाने के बाद भी डॉक्टर माइल्स जिंदा है और तड़प रहा है। ये सारी घटना एक पारलौकिक घटना है। डॉक्टर माइल्स का दिल और उसकी आत्मा का वजन बराबर नहीं है, इसलिए उसे दंड के लिए देवी ओसिरिस के पास भेज दिया जाएगा। वो जानवर डॉक्टर माइल्स का दिल खा जाता है और तुरंत डॉक्टर की आत्मा उसका शरीर छोड़कर चली जाती है। तब डॉक्टर माइल्स की मौत हो जाती है। टेरी ने अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये क्रीचर और कोई नहीं, देवता अनुबिस है जो अपना काम कर रहा है। अनुबिस का शरीर आधा इंसान और आधा सियार का है। उस आदमी की डायरी में लिखा था कि यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता बेरियल चैम्बर है। इसका मतलब है कि बेरियल चैम्बर में ही अनुबिस लोगों के दिल को उनकी आत्मा के भार से तौलता है। इसके बाद ही आत्मा उस पिरामिड से निकल पाती है। यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है। वे वहाँ से निकलने की सारी उम्मीद छोड़ चुके हैं। तभी देवता अनुबिस उस बेरियल चैम्बर से बाहर चला जाता है। तब डॉक्टर नोरा बेरियल चैम्बर में लिखे हायरोग्लिफ्स को समझने की कोशिश करती है। उसे समझ में आता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें टूम्ब के पास बनी एक मूर्ति के ठीक ऊपर बनी शाफ्ट का इस्तेमाल करना होगा, और वे ऐसा ही करते हैं। जल्द ही उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। इसी रास्ते से गार्ड सदीद भी अंदर आया था। जब वे सीढ़ियों से उस शाफ्ट के ऊपर चढ़ ही रहे होते हैं, फिर से वो क्रीचर या देवता अनुबिस उनके पीछे पड़ जाता है और टेरी को पकड़कर नीचे खींच लेता है। जब डॉक्टर नोरा को लगता है कि वो बच गई है, अनुबिस उसे पकड़कर नीचे बेरियल चैम्बर में ले जाता है, जहां वो उसकी आत्मा और उसके दिल को नापेगा। पर इससे पहले कि अनुबिस डॉक्टर नोरा की आत्मा को तौल पाता, वो रस्सी काट कर उस पर एक तेज हथियार से हमला करती है और वहां से भागकर फिर से उसी रास्ते में बढ़ती है जहां से अनुबिस ने उसे खींचा था। इस बार वहां मौजूद अजीब बिल्लियां अनुबिस को रोकती हैं, क्योंकि बिल्लियां धरती पर अनुबिस से इंसानों की रक्षा करती हैं। इसका फायदा उठाकर डॉक्टर नोरा पिरामिड से लगभग बाहर निकल जाती है, पर इतनी थक चुकी है कि बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है
तो वो टनल के मुहाने पर पड़ी हुई है और उस पर इन्फेक्शन फैल चुका है। वो बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है जो संभवतः पिरामिड की खुदाई का काम करने वाले मजदूरों में से किसी एक का बच्चा होगा। तभी देवता अनुबिस उस बच्चे को दबोचता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी इस पिरामिड में जो एक बार प्रवेश कर गया वो कभी बाहर जिंदा नहीं निकल पाता है। उनकी आत्मा को देवता अनुबिस के न्याय के तराजू से होकर गुजरना ही पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।